हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर आप सबको याद हो, हम सब ने ना एक चैप्टर जो स्टार्ट करा हुआ है उसका नाम आप बताना, स्टार्ट करो, आपको याद आ जाएगा। क्या था? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। सारे बच्चे बोलो, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमने एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करा था, ऐसे नंबर कौन सा? 300। तो सबसे पहली बात इसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि ऑडिट प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जल्दी बताओ, किसकी है? ऑडिटर की है। पहला पॉइंट समझ आ गया। फिर दूसरा मैंने बताया था ऑडिट प्लानिंग करने के फायदे, जिसका एक निमोनिक था, बताओ क्या? तो सी से क्या था? आप अपना वर्क कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, किसके साथ? एक्सपर्ट के साथ। और आप डीआरएस कर पाते हैं, एंगेजमेंट टीम एंड देयर वर्क की। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, पी से आप क्या कर पाते हैं बताओ? पोटेंशियल प्रॉब्लम को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व और एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाते हैं टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर अगले पी से क्या था अपना? प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते हो किसको? ऑडिट को। ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते हो, है ना? और लास्ट आपको ये हेल्प करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, ऑडिट प्लानिंग से आपके ऑडिट रिस्क को आप कहां तक लेकर जा सकते हो? टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल। बोलना पड़ेगा, टू द एक्सेप्टेबल। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, फिर आपने थर्ड पॉइंट मेरे साथ पढ़ा था, क्या हमें ऑडिट प्लान, अच्छा ऑडिट प्लान्स आर बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ऑडिट प्लानिंग किसके बेसिस पे करी जाती है? क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद उनके बेसिस पर आप ऑडिट प्लानिंग करते हो। 3 पॉइंट समझ आ गया आपको? फोर्थ पॉइंट, क्या हमें की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं? तो जवाब क्या आता है? यस। क्यों करना चाहिए बताओ? आप अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर को प्लानिंग में क्यों इन्वॉल्व करें? ताकि आपको उनका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इनसाइट मिल पाए और आप उसके बेसिस पे अपनी ऑडिट प्लानिंग बढ़िया ढंग से कर पाए। और अगला पॉइंट, क्या हमें अपनी ऑडिट प्लानिंग बोलना पड़ेगा, क्या हमें अपनी क्लाइंट की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं? तो जवाब आता है जी हाँ, अगर आपका मन मानता है तो। क्योंकि इससे क्या होगा? आपको ऑडिट करने में आसानी होगी। वो आपके लिए सारी फैसिलिटीज अरेंज करके रखेंगे, लेकिन इतना भी डिस्कस मत कर लेना कि आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस इससे क्या हो जाए? कम हो जाए। पॉइंट समझ आया आपको? फिर आपने इसके बाद बताया था ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या कवर होना चाहिए। देखो, आपकी ऑडिट प्लानिंग के थ्रू ये 4 चीजें कवर होनी चाहिए कि हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स की क्या लेनी है? नॉलेज लेनी है। और आपकी प्लानिंग में ये भी लिखा होना चाहिए, आपकी प्लानिंग में ये भी लिखना होना चाहिए कि हम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करेंगे, हम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करेंगे, और ऑडिट प्रोसीजर की आंटी क्या रहेगी, और वर्क हम अपना कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। यहां तक का पॉइंट याद आ रहा है आपको? पक्का वाला? अच्छा, फिर आपने पढ़ा था क्या ऑडिट एक डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट होता है? मतलब ऑडिट प्लानिंग क्या सिर्फ डिस्क्रीट फेज, मतलब पहले वो खत्म हो जाए फिर हम ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे? क्या पहले ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट बिगन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। और उसके बाद बताओ, रिस्क को, रोमम को आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले भी आपको कुछ चीजें प्लान करके रखनी है। क्या मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है या नहीं एज अ रैप, और मुझे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्या लेनी है? अंडरस्टैंडिंग, मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करके रखना है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और मुझे और कौन कौन से रैप परफॉर्म करने हैं। याद आया आपको पॉइंट नंबर 6 तक? फिर आपने बताया था हमें अपनी एंगेजमेंट टीम के काम को कितना डीआरएस करना है, हमें अपनी एंगेजमेंट टीम के काम को कितना डीआरएस करना है। वो कितनी बातों पे निर्भर करता था? 4 बातों पर निर्भर करता था। ठीक है ना? किस 4 बातों पे? जो हमारा क्लाइंट है उसकी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, रोमम कितने असेस हुए हैं, और हमारी टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस। ये पढ़ा था हमने, याद आ रहा है आपको? फिर इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था?
एलिमेंट्स यानी प्लानिंग की प्रोसेस, और कितने स्टेप्स हैं इसके? 2, और 2 में से पहले का नाम क्या है बताओ? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कितनी होती है? 3, 220, 220, 210। और 220 हमने फर्स्ट पढ़ ली थी। क्या हमें क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या कंटिन्यू करना है या नहीं? इसके लिए आप कुछ मैटर्स देखते थे। पहला आप देखते थे क्या? इंटीग्रिटी। पहला आप देखते थे क्या? इंटीग्रिटी किसकी? वहां के प्रिंसिपल ऑनर्स की, टीसीडब्ल्यूजी की, मैनेजमेंट वगैरह की। दूसरा आप अपनी खुद की क्या देखते थे? कॉम्पिटेंस। और तीसरा प्रीवियस मैटर्स। याद आ रहा है आपको? ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करते थे कि मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या नहीं। मेरे हिसाब से ये अब तक, अब चलो अच्छा, आप सब जो कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि जो प्लानिंग प्रोसेस है, जो अपनी प्लानिंग प्रोसेस है, उसको हमने 2 पार्ट में बांटा था। पहले का नाम आपने रखा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जिसके अंदर आपने फर्स्ट कर लिया कि मुझे एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब सेकंड करने जा रहे हैं। लिखना बेटा सेकंड। अभी तक मैंने पुराना ही रिवाइज कराया, तो जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये लिखना है जरा, इवेल्युएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। पहले आप लिखो जरा, कौन से पेज पे लिख रहे थे आप? 2.4 पे ना? तो 2.4 पर ये लिखो, हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 1 पढ़ चुके हैं टोटल 3 में से। अब दूसरी आप लिख रहे हैं इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अभी 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। लिखा आपने? पॉइंट लिख लिया? बी पॉइंट की हेडिंग लिख ली? अब मैं आपको समझाऊं, देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो, एक वर्ड बोलना बेटा, OIPCC। एक बार बोलना बेटा, क्या? OIPCC। सारे बच्चे बोलेंगे क्या? OIPCC। आवाज में दम नहीं है, दोबारा। OIPCC। ठीक है। पहला कह रहे देखो, ऑडिटर को ना, ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हमें कोई क्लाइंट मिल रहा है, हमने सीधा उसका ऑडिट पकड़ लिया और ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपको किसी क्लाइंट का ऑडिट मिल रहा है और आपने ऑडिट स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले तो आपने ये सोचा कि क्या मुझे उसके साथ रिश्ता रखना है या नहीं। दूसरा, फिर आप अपनी खुद की देखेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट। बोलना पड़ेगा, आप अपने खुद की क्या भी देखेंगे? आवाज में दम नहीं है, क्या देखेंगे? और एथिकल रिक्वायरमेंट शब्द जहां पर भी आ जाए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, ओ। यानी ऑडिटर के अंदर सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? सवाल उठता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? सेम प्रॉब्लम वो वाली। सबसे पहला पॉइंट क्या उठता है? ऑब्जेक्टिविटी। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या वर्ड है? ये कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार शब्द यूज होगा आपका ये। तो आपको ओ एथिकल रिक्वायरमेंट वर्ड जहां भी आ जाए, OIPCC में ओ से हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बताऊं क्या होता है? ऑडिटर शुड कंडक्ट एन ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। ऑडिटर तुम्हें जो ऑडिट करना है वो कैसे करना है? अनबायस्ड मैनर में। आवाज में दम नहीं, कैसे करना है? मतलब हम ये उम्मीद करके चलते हैं ऑडिटर से, हम ये उम्मीद करके चलते हैं किससे? ऑडिटर से, कि ऑडिटर तुम्हें क्या रखनी है? ऑब्जेक्टिविटी रखनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तुम्हें ऑब्जेक्टिविटी रखनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑडिटर शुड कंडक्ट एन ऑडिट
in an unbiased manner। ऑडिटर जो तुम्हें अपना ऑडिट करना है ना, वो कैसे करना है? अनबायस्ड मैनर में करना। ऑडिटर जो तुम्हें अपना ऑडिट करना है वो कैसे करना है? अनबायस्ड मैनर में। तो ओ से समझ आ रहा है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑडिटर तुम्हें ये सब चीजें मेंटेन करके रखनी है तो तुम ऑडिट स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम इनमें से कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर ऑडिट को मत एक्सेप्ट करना। समझ रहे हो आप? देखो अभी तो हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, मतलब ऑडिट से भी पहले की बातें। प्रिलिमिनरी क्या होता है बताओ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी बनने से पहले। ऐसी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कौन सी होगी भाई? हमें एंगेजमेंट मतलब हमें कोई काम मिल रहा है, लेकिन काम मिलने से पहले हम कुछ करके रखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या करके देखा कि हमने क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं रखना। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उस क्लाइंट पर अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ काम कर पाएंगे या नहीं। और एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है OIPCC, और O से क्या आ गया? ऑब्जेक्टिविटी। O से अपना क्या आ गया? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑडिटर शुड कंडक्ट एन ऑडिट इन एन मतलब ऑडिटर तुम्हें जो ऑडिट करना है वो अनबायस्ड मैनर में ही करना है। अच्छा, आई से इंटीग्रिटी। आई से इंटीग्रिटी बोलना पड़ेगा। आई से, आवाज में दम नहीं है। आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो एक मैं बात बताता हूं, जो बंदा ऑनेस्ट होता है, जो बंदा सच्चा होता है, वो जो बात बोलनी है मुंह पर बोलेगा। ये ऐसा होता है या नहीं होता? समझ आ रहा है? तो ऑडिटर को भी यही रहना चाहिए। ऑडिटर सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। तो लिखना जरा, ऑडिटर शुड बी क्या? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड sincere in his approach to auditing। ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और ऑडिटर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए? प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी ऑडिटर तुम्हें वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ऑडिटर तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ICAI की और CA प्रोफेशन की रेपुटेशन क्या हो? डाउन। समझ आ रहा है? यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे क्या हो बताओ? ICAI और CA प्रोफेशन की रेपुटेशन क्या हो? डाउन हो। तो यानी नो डिस्क्रेडिट टू ICAI ऑब्लिक प्रोफेशन। क्या आपको पॉइंट समझ आया? क्या आपको पॉइंट समझ आया? क्या है OIPCC में? बताओ, एथिकल रिक्वायरमेंट हम चेक कर रहे हैं। आवाज में दम नहीं। हम क्या चेक कर रहे हैं? आवाज में दम नहीं है। क्या? तो एथिकल रिक्वायरमेंट हम अपनी चेक करते हैं या सामने वाले की? अपनी। ऑडिटर अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करता है, क्या मैं क्लाइंट पर ऑब्जेक्टिव रह पाऊंगा या नहीं, मतलब अनबायस्ड मैनर में काम कर पाऊंगा या नहीं। हम सामने वाले की ना सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त पर इंटीग्रिटी चेक करते हैं, अदरवाइज तो बाकी सब कुछ हम अपने लिए ही चेक कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? तो एथिकल रिक्वायरमेंट हमें सामने वाले की चेक करनी होती है या अपने खुद की? तो जवाब आता है अपने खुद की। और अपने खुद की एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या चेक करना है? OIPCC बोलना पड़ेगा। क्या? O से क्या आ गया? ऑब्जेक्टिविटी बोलना पड़ेगा। O से क्या आ गया? मतलब ऑडिटर शुड कंडक्ट एन ऑडिट इन एन। और I से क्या आ गया? दम नहीं है। I से क्या आ गया? मतलब ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू। और बताओ बेटा P से क्या आ गया? अच्छा, ऑडिटर का प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब ऑडिटर शुड एक्ट
in a manner which not causes any discredit to the ICI या प्रोफेशन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? देखो ऑडिटर तुम्हें गली की चाची नहीं बनना, मतलब देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, सुनना पड़ेगा, ड्यूरिंग द, आवाज में दम नहीं, ड्यूरिंग द ऑडिटर को क्लाइंट की बहुत सारी बातें पता चल जाती है, समझा रहे आपको? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बोलना पड़ेगा, ड्यूरिंग द ऑडिटर को क्लाइंट की बहुत सारी बातें पता चल जाती है, और वो वाली बातें ऑडिटर तुम्हें बाहर किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी, ठीक है ना? और उसी को कहते हैं क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। द ऑडिटर शैल नॉट डिस्क्लोज auditor shall not disclose information which he has acquired during the course of audit to any person unless it is permitted by कौन? लॉ। ऑडिटर तुम्हें क्लाइंट से रिलेटेड बातें बाहर वालों को बतानी है या नहीं बतानी, ये आप मुझे बताओ बतानी है या नहीं बतानी? नहीं बतानी। मतलब ऑडिटर तुम्हें गली की चाची नहीं बनना, एक एक को जाकर डिंडोरे नहीं पीटने। चलो अगला, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मतलब ऑडिटर के अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस मतलब वो सीए प्लस, तभी तो वो कर पाएगा ऑडिट। मैं सीए हूं प्लस मेरे पास सीओपी नहीं है, तो क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं? तो मैं ऑडिट को, देखो अगर मैं प्रैक्टिकली ऑडिट करने किसी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे नहीं जाने दिया जाएगा। रीजन क्या है? मेरे पास क्या नहीं है? सर्टिफिकेट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने जाएगा। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछना पड़ता है कि मैं तेरे काबिल हूं या, तो वो बताते हैं, वो आपसे पूछते हैं सीओपी है या नहीं। पहले तो आप सीए हो या नहीं, और अगर हो तो क्या आपके पास सीओपी है या नहीं। समझ आ रहा है आपको? पक्का वाला बेटा। और ड्यू केयर तो आपको करनी ही है, रीजनेबल, ठीक है ना? ओ आईपीसीसी समझ आ गया? अब इधर आना, यहां लिखना इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है। ओ आईपीसीसी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब ऑडिटर के एक्शन और जजमेंट, ऑडिटर के एक्शन और, आवाज में दम नहीं, ऑडिटर के एक्शन और क्या नहीं होने चाहिए? डज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जरा सुनो। इंडिपेंडेंस चाहिए होती है हमें कितने लेवल पर? 2 लेवल पर। बोलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है हमें कितने लेवल पर? आवाज में दम नहीं है। इंडिपेंडेंस चाहिए होती है हमें कितने लेवल पर? पहला लेवल कौन सा होता है? इन द माइंड, और दूसरा इन द अपीयरेंस। इन द माइंड एंड इन द, आवाज में दम नहीं है, इन द माइंड एंड इन द,
यार आप दिखने में भी क्या हो, इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक मिनट रुकना, देखो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना 11th, तब तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंडिपेंडेंस कहां पर होनी चाहिए, इन द माइंड से भी होनी चाहिए और इन द अपीयरेंस से भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट मतलब आप मतलब किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी के इशारों पे नहीं चलते, वो बात ठीक है, लेकिन दिखने में भी आप ऐसे होने चाहिए और माइंड से भी आप ऐसे ही होने चाहिए। मतलब अगर कोई आपको देखकर कह रहा है यार ये तो इसके इशारों पे चलता है, समझ आ रहा है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं है। लाइक आपने कई हस्बैंड्स देखे होंगे चलो अब वापिस आएंगे हम। तो देखो अपीयरेंस से देख के पता चल जाएगा यार ये इसके इशारों पर चलता है, ये इसकी उंगलियों में नाचता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? उठ तो उठ, बैठ तो, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बस अब इससे ज्यादा बेटा दर्द भी आज नहीं कर पाएंगे, इतने पे ही आज वो कर। तो पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब आप माइंड से तो इंडिपेंडेंट हो और दिखने में भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। जब इसका टॉपिक आएगा डिटेल में तब हम पढ़ेंगे, समझ आ रहा है आपको, चैप्टर नंबर 11 में। फिर मैं आपको बताता हूं, इसी चैप्टर नंबर 11 से हल्की सी एक झलक दिखलानी है मेरे को। ये देखो, आपकी इंडिपेंडेंस को खतरे होते हैं, मतलब कुछ वजहों से आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, कुछ वजहों से आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये 5 देखो 5 तरह के खतरे होते हैं आपकी इंडिपेंडेंस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 5 तरह के खतरे होते हैं आपकी इंडिपेंडेंस को। यानी हो सकता है ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना रह पाए, हो सकता है ऑडिटर ड्यू टू ये 5 कारण। तो अगर ऑडिटर को इनमें से कोई खतरा दिखता है, अगर ऑडिटर को इनमें से कुछ क्या दिखता है, तो लॉ ने ना इसके लिए ऑडिटर को क्या दे रखे हैं, कुछ सेफगार्ड्स। ये सारे वर्ड्स अभी काम आएंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं आईसीआई ने न्यू कोर्स में क्या करा। एक्चुअल में ये जो चैप्टर 11 है ना, जो चैप्टर नंबर कौन सा है, बोलो ना बेटा, जो इस बार हमारे इंटर के कोर्स में जो हमारा न्यू कोर्स आया है उसमें जो चैप्टर नंबर 11 है ना, ये पहले हुआ करता था चैप्टर नंबर 1 का पार्ट। तो ये स्टार्टिंग में चीजें पढ़ाई जाती थी, समझ आ रहा है आपको। लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये पढ़ते पढ़ते यहाँ हम पहले क्या करते थे, इसमें पढ़ाकर फिर चैप्टर नंबर 2 होता था। अब हमें तो पता ही है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो बात आने वाली है वो इससे इधर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ लेंगे इसके बाद। पर आप मेरा पॉइंट जरा समझना, मैंने जो आपको मेन ये लाइनें जो पढ़ानी है ना, ये देखो, ये इसके लिए मैंने आपका ना बेस तैयार कर दिया है। अब मैं आपको लिखवाता हूं, लिखना जरा यहां पर एथिकल रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट के अंदर लिखना बेटा, यहां पर एक बुलेट बनाओ। ओआईपीसीसी तो आपने लिख दिया, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस कैसे होनी चाहिए, बोथ द लेवल पर, किस किस पर, माइंड से भी और अपीयरेंस से भी। दोबारा बोलना पड़ेगा, कहां से, माइंड से भी और अपीयरेंस से भी। ये तो आपने कर लिया ना, यहां आना, लिखना जरा, ऑडिटर इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं, ऑडिटर इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं, इसके लिए ऑडिटर, इसके लिए ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट,
इसके लिए ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, यहां पर अब ऐसे वाला बनाना, पहला ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इधर लिखना फिर इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं, ऑडिटर क्लाइंट पर इंडिपेंडेंट रह पाएगा नहीं, इसके लिए ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता रहेगा, इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करता रहेगा। क्योंकि कौन सी इंफॉर्मेशन, लिखो विच क्रिएट्स, इधर लिखना है विच क्रिएट्स थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस, विच क्रिएट्स threats to the independence, which creates threats to the independence। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, देखो ऑडिटर को ऑडिटर इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इसके लिए ऑडिटर को क्या करते रहना है, पूरे ऑडिट के दौरान इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते रहनी है और इवैल्यूएट करते रहना है, कहीं मुझे कोई थ्रेट तो नहीं हो रहा, मुझे कोई थ्रेट तो नहीं है, मेरी इंडिपेंडेंस को लेकर कोई थ्रेट तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं। और अगर दिख जाए, थ्रेट दिख गया, देन क्या अप्लाई कर, सेफगार्ड। देखो ना, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स, टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस, take appropriate actions to eliminate such threats, to eliminate such threats of independence by applying, take appropriate action to eliminate such threats of independence by applying safeguards, by applying safeguards। ये देखो मैंने इतना आसान करके आपको पढ़े। द एंगेजमेंट पार्टनर, हु इज एंगेजमेंट पार्टनर, जो ऑडिट को लीड कर रहा है, मतलब जो ऑडिटर का जो क्या करेगा, इस ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिपोर्ट बनाने के लिए, shall form a conclusion on compliance with the independence requirement that to apply to the audit engagement, and in doing so engagement partner obtain करेगा क्या, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इवेल्युएट, और अगर उसको दिख जाता है कि इससे मुझे क्या हो रहा है, थ्रेट, तो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट बाय अप्लाइंग व्हाट। समझ आ गया आपको पॉइंट? हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस की, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट एलिमेंट जिसका नाम क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। आने दो बेटा, क्या है, और वो है कितनी, 3 है, कितनी, आवाज में दम नहीं है, कितनी, 3 में से पहला क्या होता था, क्या मुझे क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रखना है या कंटिन्यू करना है या नहीं करना, यानी एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ऐसे नंबर 220। फिर हमने खुद की अपनी क्या देखनी होती है, एथिकल रिक्वायरमेंट, ये भी कहां पर है, ऐसे नंबर 220, बोलना पड़ेगा ऐसे नंबर 220। ठीक है, तो आपने भी यहां पर लिख लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट 220 ये लिख लो जरा, फिर चलें स्टार्ट करें कहानी। आप सब रेडी हैं? चलो, मैंने आपको एक बात याद है बताई थी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर। ये देखो, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर जो है, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर जो है क्या करता है, क्लाइंट को, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट को क्या भेजता है, लेटर ऑफ, आवाज में दम नहीं है, लेटर ऑफ, आवाज में दम नहीं है, क्या, और उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में वो बहुत सारी बातें लिखकर भेजता है, लेकिन मेन 3 बातें बताऊं, वो ये बताता है कि मैं इस ऑब्जेक्टिव से ऑडिट करने आ रहा हूं, मेरा इस ऑडिट का स्कोप ये रहेगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अगर मंजूर है
तो मुझे हां कर दो और तुम्हारी हां के बाद ही मैं ऑडिट क्या करूंगा, स्टार्ट। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर चीज एकदम क्या होगी, क्लियर। तो यही बात कर रहे हैं, ये देखो, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एंटिटी एंड द ऑडिटर दैट ऑडिटर सेंड्स क्या करें, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट टू help avoid misunderstanding with respect to the audit. It ensures that there is no confusion with the client regarding the terms of engagement. उससे हाँ बुलवा लो कि मैं इन शर्तों पर ऑडिट करने आ रहा हूं, अगर तुझे मंजूर है तो मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, अदरवाइज नहीं। तो अगर वो शर्तें मान लेते हैं तो फिर आगे जाकर लड़ाइयां होंगी या नहीं होंगी, समझ आ रहा है आपको? तो लिख लो जरा, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ब्रैकेट में लेटर ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ब्रैकेट में लेटर ऑफ एंगेजमेंट सेंड करता है और उसमें वो ऑब्जेक्टिव कॉमा स्कोप, उसमें वो ऑब्जेक्टिव कॉमा स्कोप and duties of auditor and management लिखता है। for clarity purpose, for clarity purpose, जिससे फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक कंफ्यूजन ना हो, बोलना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक कंफ्यूजन ना हो। क्या आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी समझ आई है? यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? आगे पक्का वाला, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम कहां चलने जा रहे हैं, जल्दी बताओ, अब हम कहां चलने जा रहे हैं बेटा? सेकंड वाले स्टेप पे। और सेकंड वाला स्टेप यानी सेकंड वाले झूले पर आ जाओ, करें, स्टार्ट करें कहानी। सेकंड स्टेप का नाम है प्लानिंग एक्टिविटीज। सेकंड स्टेप का नाम क्या है, जल्दी बताओ। तो आप आ जाओ इस तरफ। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज तो आपने कर ली, अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्लानिंग एक्टिविटीज, यानी सेकंड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको समझ आ चुका है, प्लानिंग एक्टिविटीज की ओर हम जा रहे हैं। और आप जरा सुनना, आपको समझ आ जाएगी प्लानिंग एक्टिविटीज के बारे में। सुनना, देखो प्लानिंग एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसके अंदर भी फर्दर कितने स्टेप हैं? 2। पहले आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसके बाद आप फाइनली क्या करोगे? प्लानिंग। समझ रहे हो? यानी प्लानिंग से पहले भी बहुत सारे क्या होते हैं काम। देखो यहां थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और उससे पहले स्ट्रेटेजी, फिर देन क्या होती है? प्लानिंग। तो अब मैंने आप चैप्टर का नाम भी देखो, क्या नाम था? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। यानी पहले स्ट्रेटेजी बनती है फिर प्लानिंग बनती है, यानी पहले स्ट्रेटेजी होगी देन आप फाइनली क्या डेवलप करोगे? प्लान्स। समझ रहे हो? चैप्टर का नाम आईसीआई ये भी तो रख सकता था ना, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। उसने क्या नाम रखा?
ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट, यानी ऑडिट प्लानिंग से पहले क्या होती है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, आपको नॉर्मल स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। स्ट्रेटजी बताऊं क्या होती है, ये सोचना, देखो हमारे फॉर्म में लेट सपोज 200 पार्टनर्स हैं, यानी 200 सीए। हमारी फॉर्म में लेट सपोज 500 आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा हमने 100 बंदों का स्टाफ भी रख रखा है अपना आर्टिकल्स के अलावा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस फॉर्म को बहुत सारे क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। अब कौन से क्लाइंट पर कौन सा पार्टनर जाएगा, कौन सा स्टाफ जाएगा, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, कौन से क्लाइंट पर कौन सा स्टाफ जाएगा, कौन सा पार्टनर जाएगा, कौन से आर्टिकल जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने सोचा एक पार्टनर जाएगा, 4 ऑडिट स्टाफ जाएंगे और 10 आर्टिकल जाएंगे इस क्लाइंट पर, लेकिन मुझे 10 आर्टिकल की जरूरत और 4 स्टाफ की जरूरत पूरे साल नहीं रहती, कभी ज्यादा होती रहती है कभी। तो जब यहां से हटाना है, कब कब कौन जाएगा और कब हटकर जो 2 बच गए वो दूसरे क्लाइंट पर जाएंगे, और इनमें कब कब हमारे को और बंदे भी ऐड करने पड़ेंगे, ये सब चीजों को कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना। तो आप ऑडिट स्ट्रेटजी पहला स्टेप लिखेंगे, आप स्टेप नंबर 1 प्लानिंग एक्टिविटीज के नीचे लिखेंगे स्टेप नंबर कौन सा, प्लानिंग एक्टिविटी से पहले आप लिखेंगे क्या, स्टेप नंबर 1, और इसका नाम आप लिखेंगे इस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। इसका नाम आप लिखेंगे क्या, इस्टेब्लिशिंग। देखो आपने दूसरे वाले झूले पे प्लानिंग एक्टिविटी लिखा, प्लानिंग एक्टिविटी में पहला स्टेप क्या लिखेंगे, इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बोलना पड़ेगा, इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। आओ जरा बातें करते हैं, आपको समझ आ जाएगी बातें। सबसे पहले आपने यहां हेडिंग बनाई है एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इसमें पॉइंट ए बनाना, मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। सुनना जी, सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट है अगर आप ध्यान देंगे तो। कह रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटजी में हम क्या सेट करते हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में हम क्या सेट करते हैं बेटा, एसटीडी। क्या, आवाज में दम नहीं है, क्या, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में हम सेट करते हैं स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द। और ये बताओ बेटा, जो हमने ये सेट कर लिया कि भैया इतने लोग जाएंगे इस ऑडिट में, इस समय पे जाएंगे और ये जाकर काम करेंगे, समझ आ रहा है। यानी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में हम सेट करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में हम सेट करते हैं किसको, और चलो क्या क्या सेट करते हैं बताओ। पहला एसटीडी, एसटीडी में पहला स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। और बताओ बेटा, जब आपने ये सेट कर दिया तो बताओ बेटा, जब आपने ये सब सेट कर दिया फिर आप आराम से क्या कर पाओगे, प्लानिंग। और ये ऑडिट स्ट्रेटजी फिर आपको क्या करेगी, गाइड करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। इन द डेवलपमेंट ऑफ, आवाज में दम नहीं, इन द डेवलपमेंट ऑफ, समझ आ रहा है आपको। यानी कौन से लोग कब जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब पहले आप डिसाइड कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना लो, प्लानिंग। समझ आ रहा है आपको। तो लिखो जरा मीनिंग ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। तो लिखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द, फिर एसटीडी, एसटीडी, फिर आप नॉर्मल सेंटेंस में लिख दो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स क्या,
पहला स्कोप, दूसरा टाइमिंग, तीसरा डायरेक्शन। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड, और ये आपको क्या करेंगे फिर, गाइड करेंगे। ये ऑडिट स्ट्रेटेजी फिर आपको क्या करेगी, गाइड करेगी, किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाने में। बोलो आपको कुछ पॉइंट समझ आने स्टार्ट हुए? हाँ जी, यस और नो? अब एक क्वेश्चन आता है, ये तो मीनिंग आपने कर लिया। एक क्वेश्चन आता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं ये आपको याद करा दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन आता क्या है। कह रहे ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है उसकी यूजफुलनेस क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी की यूजफुलनेस क्या है, ठीक है ना। और या फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को किस चीजों में हेल्प करती है, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को किन चीजों में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, रिसोर्सिस 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 रिसोर्सिस, एक बार बोलना बेटा, क्या, खत्म। मतलब सच्ची रिसोर्सेज, स्टाफ हमारा रिसोर्सेज होता है ना, स्टाफ हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है ना। तो कह रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको किन चीजों में हेल्प करती है, तो हमने बोला रिसोर्सेज इंटू 4, रिसोर्सेज इंटू 4 बोलना पड़ेगा, रिसोर्सेज इंटू, मजा नहीं आया, दोबारा देखो। हमें यह पता चलता है कि हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी से किस चीजों में हेल्प मिलती है, हमें यह पता चल जाता है कि हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए, दूसरा हमें कितने रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना, और किस एरिया के लिए चाहिए, थर्ड जो ये रिसोर्सेज हैं वो कब चाहिए, और लास्ट इन रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करेंगे। दोबारा एक बार बोलना स्टार्ट करता हूं। पहले ना आप बी पॉइंट बनाओ, पहले आप बी पॉइंट बनाओ, क्या लिखोगे, यूजफुलनेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, यूजफुलनेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, यूजफुलनेस ऑफ, यहां फिर लिखना और लिखो हाउ द ये process of establishing overall audit strategy assist the auditor। How the process of establishing overall audit strategy assist the auditor। कह रहे ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो ऑडिटर को किन चीजों में हेल्प करती है ना। तो बताओ बेटा, इसके नीचे आप लिख लो जरा, रिसोर्सेज इंटू 4, और यहां पर 4 झूले लटका दो, छोटे छोटे जितना भी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। पहले वाले पे क्या लिखोगे, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, पहले वाले पे आप क्या लिखोगे, कौन से रिसोर्सेज चाहिए ऑडिटर को इस चीज में हेल्प मिलती है। हम आप समझ रहे टॉपिक में क्या करा रहा हूं, ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर को किन चीजों में हेल्प करते हैं, ऑडिटर को ये बताते हैं कि आपको यार ये तरह का स्टाफ चाहिए, समझा रहा है आपको, कौन से रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा लिखना किस एरिया के लिए चाहिए, दूसरे वाले झूले पे आप लिखो किस एरिया के लिए रिसोर्सेज चाहिए और कितने चाहिए, किस एरिया के लिए रिसोर्सेज चाहिए और कितने चाहिए।
किस एरिया के लिए रिसोर्सेज चाहिए और कितने चाहिए। तीसरा, कब चाहिए। और लास्ट, इन रिसोर्सेज को मैनेज डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करेंगे, और सुपरवाइज कैसे करेंगे। ठीक है ना। आओ जरा मैं अब आपको थोड़ा सा और हल्का सा एक्स्ट्रा और बताता हूं। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट बताऊं क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या चाहिए। सेकंड पॉइंट बता रहा है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स क्या चाहिए। थर्ड पॉइंट बता रहा है टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या चाहिए, और इन रिसोर्सेज को हाउ वी विल मैनेज। समझ आ रहा है आपको। तो रिसोर्सेज इनटू 4 समझ आना स्टार्ट हुआ बेटा आपको। आवाज में दम नहीं है, या तो यस या तो नो। तो यहां पर आप लिख दो क्वालिटीज ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट वाले झूले के नीचे, अगर आपने लिखना है तो। मेरा आपसे एक सवाल है, यहां एग्जाम्पल लिखना फर्स्ट वाले झूले के नीचे। हाई रिस्क एरिया के लिए, हाई रिस्क एरिया के लिए आप एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर को हाई रिस्क एरिया के लिए आप एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर को चाहेंगे। मतलब समझ रहे आप। अरे वैसे वाला नहीं चाहेंगे, मतलब भेजेंगे या जो भी है, भेजेंगे लिख लो। आप पॉइंट समझ आ रहे हैं। देखो हमें कब कौन सा स्टाफ भेजना है, आप इसको माइंड में, रिसोर्सेज का मतलब आप एक माइंड में रख लो स्टाफ। हम कब कौन सा स्टाफ भेजेंगे बताओ। हाई रिस्क एरिया में हम किस लोगों को भेजना चाहेंगे, न्यूली ट्रेनी को या फिर एक्सपीरियंस पर्सन को, एक्सपीरियंस टीम मेंबर को। अच्छा आगे इसी में ही सेकंड एग्जांपल लिखो। कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए, कॉम्प्लेक्स मैटर्स के लिए एक्सपर्ट चाहिए। समझ आ रहा है। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स मैटर्स के लिए एक्सपर्ट चाहिए। क्या आपको दो एग्जांपल समझ आ गए। पक्का वाला, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट जरा सुनना, आपको और समझ आ जाएगा। ये आपने पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग पढ़ा है ना। क्या होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सेट्स व्हाट, एसटीडी। एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और दैट गाइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान्स। और फिर आपने ये पढ़ा ऑडिट स्ट्रेटेजी का है। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को किस चीज में हेल्प करती है, चार चीजें डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। बताओ क्या, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस एरिया के लिए चाहिए और कितने चाहिए। तीसरा, कब चाहिए, और इन रिसोर्सेज को हम मैनेज डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करेंगे। ये सब ऑडिटर को हेल्प मिल जाती है ऑडिट स्ट्रेटेजी जानने के बाद। समझ आ गया आपको। अच्छा अगला पॉइंट जरा सुनना, अगला पॉइंट जरा सुनना। ये फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। लिखो जरा, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। चले, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग। अब मैं इसको लर्न करने का एक तरीका बता देता हूं। लर्न करने का इसका तरीका बताऊं क्या है। पहले तो इसका मीनिंग लिखवाता हूं। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखता है। पहले तो इसका मीनिंग लिखवाता हूं। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त
बोलना आपको पड़ेगा। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखता है? ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखता है? ठीक है ना? तो उसके लिए ना एक निमोनिक है, क्रो डिटेक्ट्स, क्रो डिटेक्ट्स पर्ल। इसका सबका मीनिंग है, सबका मीनिंग है क्रो डिटेक्ट पर्ल्स। जरा सुनना, मैं आपको बताता हूं। ये अभी मीनिंग करेंगे एक एक करके, मैं आपको बताता हूं। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर को 5 बातों का ध्यान रखना है। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर को 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। देखो ये टॉपिक यहां स्टार्ट हो रहा है, पहले देख लो इसके। चलो मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये रहा, ठीक है ना? तो 1.5 पेज का है, आप आराम से पहले सुनते जाओ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सी से क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स। आरओ से क्या आ गया? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्रो डिटेक्ट्स, तो बताओ बेटा, डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। अच्छा, पर्ल में पी से प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है ना? और आर से रिसोर्सेज। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा पॉइंट चल गया है। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? और उसका निमोनिक क्या आपने बताया? क्या? क्रो डिटेक्ट पर्ल्स। समझ आ रहा है आपको? पहला जरा सुनना, अभी रुको, पहले सुनो फिर आप लिखना। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट समझेगा। एंगेजमेंट मतलब जो उसको काम मिल रहा है, जो ऑडिट का काम मिल रहा है उसको समझेगा, ताकि उसको उसका क्या पता चल पाए? स्कोप, ऑडिट का दायरा पता चल पाए। तो यानी सबसे पहले ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? जल्दी बताओ, ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। आवाज में दम नहीं है। ऑडिटर किस बात का ध्यान रखेगा? नहीं, मजा नहीं आ रहा। क्या? दैट डिफाइंस इट, समझ आ रहा है? दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो लिखो जरा पहले सी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, characteristics of the engagement that define its scope. Characteristics of the engagement that define its scope. ठीक है, आओ जरा मैं आपके साथ बात करता हूं। देखो, आपको ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको ये सब बातें, फैक्टर मतलब बातें, ध्यान में रखनी पड़ेगी। द ऑडिटर शैल टेक फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग बातें इनटू ध्यान व्हाइल एस्टैब्लिशिंग व्हाट? ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ये सब समझेगा। पहला क्या समझेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट, दैट डिफाइन इट्स। और बताओ, एंटिटी के बारे में जानेगा ना, उस ऑडिट के बारे में जानेगा। क्या क्या जानेगा? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज अंदर। समझ आ रहा है? क्या क्या? पहला, क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से लगते हैं। दूसरा, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्लाइंट के ऊपर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, और क्या मुझे पिछले ऑडिट के ऑडिट एविडेंसेस का इस्तेमाल करना है या नहीं। लिखो जरा ये 4 बातें, यहां से लिखो। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज अंडर। आपने तो बोला ऑडिटर क्या देखेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखेगा वो भी जरा देख लो। पहला,
पहला यही एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, तीसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर, और क्या मैं पिछले ऑडिट वाले सबूतों का इस्तेमाल करंट ऑडिट में करूंगा या नहीं। देखो यहां पर भी एक हिंट मिल रही है कि SA300 रैकरिंग ऑडिट के लिए है, नहीं मिल रही है ना, क्या मैं पिछले ऑडिट के सबूतों का इस्तेमाल करंट ऑडिट में करूंगा या नहीं। देख रहे हो आप सब, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, चलो क्रो में आरओ से आपको समझ आ गया क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आप इतना लिखो, 5 बातों का ध्यान रखना था ना, कितनी बातों का ध्यान रखना था, 5। एक आप सीख चुके हो क्या, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी अभी आप पहले लिख लो, यहां तक पॉइंट फिर मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को क्रो में आरओ को अंडरलाइन करा था, यहां रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे बॉक्स बना लेना। देखो अभी नहीं लिखा, हेडिंग लिखनी है अभी सिर्फ, फिर बाकी तो मैं आपको बता दूंगा। ईडी डॉट निमोनिक है अंदर के पॉइंट्स का। चलें स्टार्ट करें कहानी, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, अगर आप समझेंगे आपको वैसे समझ आ जाएगा। देखो यार, स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर के माइंड में बताऊं क्या होता है कि यार मुझे कौन सी रिपोर्ट देनी है, कब रिपोर्ट देनी है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से तो बंदे लगाएंगे। एक बात बताओ, चलो ये बिल्डिंग बनाने के लिए भी तो जो ठेकेदार होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो ठेकेदार होता है वो क्या बोलता है, भाई इस समय इतने मजदूर रहेंगे, एक टाइम कंप्लीशन होता है ना, भाई मुझे यहां तक अपना काम कंप्लीट करके देना है। तो ऑडिटर के माइंड में भी तो होगा कि ऑडिटर ने अल्टीमेटली देने क्या जा रहा है, रिपोर्ट ही तो देने जा रहा है, ओपिनियन ही तो देने जा रहा है। तो यहां पर भी तो यही बात मैं कर रहा हूं। ऑडिटर को क्या सोचना है, ऑडिटर को क्या सोचना है आपके हिसाब से, बोलो ना बेटा, ऑडिटर को क्या सोचना है आपके हिसाब से कि मुझे कौन सी रिपोर्ट देनी है, मुझे कौन सी रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा मुझे कौन सी रिपोर्ट देनी है, मुझे रिपोर्ट कब देनी है, और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कम्युनिकेशन कब तक करना है, क्या क्या बातें मुझे कम्युनिकेट करनी है रिपोर्ट के थ्रू, ये सब भी ऑडिटर अपने माइंड में रखेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेटजी। तो नीचे पहले लिखना जरा, फिर मैं आपको इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स भी करवाऊंगा, पर आप पहले लिखना स्ट्रेटजी बनाते वक्त, स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर के माइंड में रिपोर्ट कब तक देनी है, रिपोर्ट कब तक देनी है, कॉमा किस फॉर्म ऑब्लिक मोड में देनी है, किस फॉर्म ऑब्लिक मोड में देनी है, और किस किस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, और किस किस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, ये सब माइंड में, अच्छा आपने माइंड में होना चाहिए या होने चाहिए, आपने ऊपर लाइन पढ़ोगे, आप लिख लो होने चाहिए, आपको समझ आ जाएगा। अब आप पूरी लाइन पढ़ो, स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर के माइंड में रिपोर्ट कब तक देनी है, ये होना चाहिए, कौन सी तरह की रिपोर्ट देनी है वो, और कौन कौन से तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, ये सब ऑडिटर के माइंड में होना चाहिए, बोलना पड़ेगा ये सब ऑडिटर के माइंड में। अच्छा अगर मैं इसके निमोनिक की बात करूं ना, ये देखो ED
डॉट ईडी यानी ईडी डॉट। अगर लर्न करने के लिए चाहिए, नहीं भी चाहिए तो चल जाएगा, आपको खुद ही याद कर लेना। ईडी डॉट क्या है? ईडी डॉट। देखो आपको समझ आ जाएगा, आप जरा सुनना। टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए कि हमें यार कब तक रिपोर्ट बनाकर देनी है, ये ठीक है ना। मुझे कौन कौन सी मीटिंग करनी है ताकि मैं डिस्कस कर पाऊं अपने ऑडिट काम को, किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, ठीक है ना। मुझे टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, कौन कौन सी तरह की रिपोर्ट्स इशू करनी है वो सब होने चाहिए। और मुझे कौन कौन से कम्युनिकेशन करने हैं वो भी मुझे डिस्कस करने हैं, किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। और उस रिपोर्ट में जो कम्युनिकेट करनी है और क्या क्या चीजें मुझे कम्युनिकेट करनी है अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ। मैं आपको एक और शॉर्टकट सिखाऊं, बहुत आसान सा। ऑडिटर के माइंड में क्या होना चाहिए? मुझे कब तक रिपोर्ट बनाकर देनी है। दूसरा, ऑडिटर को क्या करनी है? मीटिंग। ऑडिटर को क्या करनी है? आप बोलो ना, ऑडिटर को क्या करनी है? किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ और अपने एंगेजमेंट टीम। और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करके वो दो बातें डिस्कस करेगा। एनटी ऑफ ऑडिट वर्क, याद है ना, आपने तो बताया था ऑडिटर अपने ऑडिट प्लान किसके साथ डिस्कस करता है। तो यहां पर देखो, इसको सबको छोड़ो, मैं बहुत आसानी से भी आपको करवा सकता हूं। दूसरे ईडी डॉट तो आपको याद हो ही रहे, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। ऑडिटर को क्या क्या पता होनी चाहिए? ऑडिटर ने क्या करनी है? मीटिंग करनी है। ऑडिटर ने क्या करनी है? मीटिंग। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, ताकि वो क्या कर पाए? डिस्कशन कर पाए दो मैटर पर। डिस्कशन विद मैनेजमेंट दो मैटर पर। पहला, मेरा ऑडिट वर्क का क्या रहने वाला है, ठीक है ना। और दूसरा, मुझे टाइप और टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स बता दो जो मुझे बनाकर देनी है। और तीसरा, उसकी मीटिंग किनके साथ भी होनी है? उसकी मीटिंग किसके साथ भी होनी है बताओ? एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ, ताकि वो अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को भी बता पाए कि भैया इस तरह के कम्युनिकेशन हमें करने हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, डिस्कशन कर पाए और मैनेजमेंट के साथ एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द ऑडिट, रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कब कब मुझे कौन कौन सा कम्युनिकेशन करना है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपने सीखना हो। पहला हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में अगर मैं आपके साथ बात करूं, ऑडिटर को क्या देखना है? मुझे टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग देखना है। उसके अलावा ऑडिटर को क्या करनी है? मीटिंग किससे करनी है? मैनेजमेंट से और एंगेजमेंट टीम मेंबर से। और मैनेजमेंट से मीटिंग करके उसको तीन बातें डिस्कस करनी है। कितनी बातें डिस्कस करनी है? तीन। पहला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। दूसरा उसको क्या डिस्कशन करना? और एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड। और तीसरा, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ। समझ आ रहा है आपको? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी मीटिंग किसके साथ करनी है? एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ। और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो आप कैसे कहते हो? ईडी डॉट, या इस तरीके से ही समझा दो? इस तरीके से बेटर समझ आ रहा है आपको? चलो तो बताओ बेटा, यहां लिखो जरा, फिर आपको जो मैं बता रहा हूं वही वर्ड पकड़ के लिख लो। यहां पर आप क्या लिखोगे? पहले वाले पे लिखो एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग। पहले वाले पे आप लिखो, क्या लिखोगे? ऐसी झूला लटकेगा, एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग। और दूसरा मीटिंग्स में मीटिंग किसके साथ करोगे? मैनेजमेंट के साथ और एंगेजमेंट टीम मेंबर। और फिर उसमें क्या डिस्कस करोगे? तीन चीजें। और इसमें जो चीज डिस्कस करनी है। समझ आ रहा है आपको? तो इस चार्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो पहले आप यहां पर लिखो, पहले क्या लिख रहे हो? पहले यहां पर एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग लिखो ना बेटा, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे बताओ? मीटिंग्स। और मीटिंग्स को दो झूले लटका दो। मीटिंग्स किस किस के साथ करोगे? पहला, मैनेजमेंट के साथ, और दूसरा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ। और जब आप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करोगे तो क्या करोगे? यहां लिखो
डिस्कशन, यहां आप क्या लिखोगे? डिस्कशन। जल्दी बताओ, यहां आप क्या करोगे? डिस्कशन। और डिस्कशन कितने पे? 3 बातों की। कितनी बातों की? 3 बातों की। और कौन कौन सी बात है? यहां तक बना लिया ना आपने? डिस्कशन तक सभी बच्चों ने बना लिया ना बच्चे? तो पहला लिखो जरा, एंटी ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट। पहला आप क्या लिखोगे? एंटी, समझ गए ना आप? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। यार हम कौन सा काम करने आ रहे हैं, हमारी टाइमिंग क्या रहेगी, बताओ। ये सब हम क्यों उसके डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ? आखिर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी बताओ, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि वो हमारी फैसिलिटीज वगैरह अरेंज करके रखे। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, दूसरा डिस्कशन मैनेजमेंट से और किसके रिगार्डिंग करोगे? द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स। आपको कौन कौन से तरह की रिपोर्ट चाहिए और कब चाहिए? एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स। हम हमारा काम क्या है वो डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या मतलब कौन कौन सी तरह की और कब कब रिपोर्ट चाहिए वो, और हमें जब हम काम करते जा रहे हैं तो हमें कितने काम के बाद क्या बताना है, कितना काम कर लेने के बाद क्या बताना है। तो यहां पर भी लिखो, क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। मैनेजमेंट हमें तुम्हें कैसे बताना है कि हमने इतना काम कर लिया, हमने इतना काम कर लिया। समझ आ रहा है आपको? एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। समझ आ गया? मैनेजमेंट से आपने 3 बातें डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा बोलो, पक्का? अच्छा, फिर एक मीटिंग किसके साथ भी रखोगे? अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ। और इसमें आप क्या डिस्कस करोगे? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स। क्या क्या हमारी कौन कौन सी तरह की मीटिंग होगी, कब होगी, और आपका काम कब कब रिव्यू करा जाएगा। आपका काम कब कब रिव्यू करा जाएगा। अपनी टीम को भी तो बताओगे। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ और इसी में ही सेकंड बुलेट बनाना। और नहीं इसी में, इसमें बेटा जहां पर आपने एंगेजमेंट टीम में ये लिख लिया ना, एक और बात भी तो डिस्कस करोगे। जगह नहीं बची क्या? अपने टीम मेंबर को भी तो बताओगे कि आपने एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखो 2 ऑप्शन है, या तो ये टॉपिक का पॉइंट छोड़ दो या फिर लिख लो। बेटर क्या लग रहा है? देख लो, ऑडिट से पंगा, आईसीआई से पंगा नहीं, मुझसे तो आप पंगे ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इतना मुझे पता है। चलो, मैंने कोशिश करी है आपको 2 तरीके से समझाने से, जिसको जो अप्रोच बेटर लगे वो फॉलो कर ले। ईडी डॉट फॉलो करने ईडी डॉट फॉलो कर ले, और इस तरीके से फॉलो करना तो इस तरीके से। चलो, मेरा आपसे एक सवाल था, इधर आ जाओ। मेरा आपसे एक सवाल था, आप अगर माइंड में रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्लानिंग की प्रोसेस के, ये चार्ट को याद करेंगे। प्लानिंग की प्रोसेस के कितने पार्ट थे? 2। पहला प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 220, 220, 210। 220 में पहला एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूअस, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, और तीसरा लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इस तरफ आ जाओ। ऑडिट स्ट्रेटेजी मीनिंग एसटीडी ऑफ डायरेक्शन ऑफ, मतलब एसटीडी समझ गए ना, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और ये अल्टीमेटली आपको गाइड करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। फिर ये आपको किन चीजों में हेल्प करती है? ऑडिटर 4 चीजें इसके थ्रू डिटरमाइन कर पाता है। रिसोर्सेज इनटू 4, मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए,
किस एरिया के लिए चाहिए, कितने चाहिए, कब चाहिए, और इन रिसोर्सेज को मैं डायरेक्ट सुपरवाइज और मैनेज कैसे करूंगा, ये पता चल जाता है इसको। और फिर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त ऑडिटर 5 बातों का ध्यान रखेगा, जिसमें था क्रो, डिटेक्ट, पर्ल, और क्रो में सी से क्या आ गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट स्कोप। और उसके अंदर आप क्या क्या देखते थे, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन कौन से, बोलना पड़ेगा, उसके अंदर आप क्या क्या देखते थे, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन कौन से, क्लाइंट का नेचर ऑफ, और इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है इस इंडस्ट्री में, और क्या मुझे पिछले ऑडिट वाले सबूत यूज करने हैं या नहीं। और दूसरा बताओ, क्रो में आरओ से क्या आ गया था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बोलना पड़ेगा क्या आ गया था। और जब मैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की आपके साथ बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की बात करूं, आवाज में दम नहीं, अगर मैं किसकी बात करूं, चलो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको याद हो गया भैया, एंटिटीज, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग और मीटिंग्स। मीटिंग्स क्या होगी, मैनेजमेंट और एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ आप क्या क्या डिस्कस करोगे, भैया हमें इस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, और मैं हमारी इस तरह की मीटिंग होगी, और आपको जो है इस तरीके से आपका काम सुपरवाइज करा जाएगा। दूसरी तरफ मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होगी, मीटिंग कर रहे हो डिस्कस करने के लिए, 3 चीजें डिस्कस करोगे, हमारा ऑडिट का नेचर, टाइम एंड क्या रहने वाला है, ऑडिट प्रोसीजर्स का वो डिस्कस करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, हमें कौन सी तरह की रिपोर्ट और कब तक देनी है, और हमें अपना काम करते करते कब कब तुम्हें कम्युनिकेट करना है कि इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, ये सब डिस्कस कर लोगे। मेरे ख्याल से 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गया, माइंड में फिट हो गए, ठीक है ना। चलो अगला लिखो, पहले ये लिखो पूरा पॉइंट, पहले आप ये पूरा पॉइंट लिखो। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसको मैं वैसे ही याद करा दूंगा, ये देखो टॉस, टेंशन ना लो, तुम्हारे भाई ने बड़ी कोशिशें करके रखी है तुम्हारे लिए इजी करने के लिए चीज, टॉस भी कर सकते हैं इसको याद, मैं करवा दूंगा आपको, पहले आप ये लिख लो। पहले ये बताओ, पहले आप ये बताओ कि थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया हेडिंग, अब लिखना जरा इसके लिए, पहले नहीं, पहले मैं इसका हिंदी लिखवाऊंगा ना, तभी तो आपको पॉइंट समझ आएगा, या आगे समझ, थर्ड पॉइंट समझ आ गया क्या, मैं हिंदी में लिखवाऊंगा तब आपको बहुत इजी लगेगा, लिखो ना, मैं आपको हिंदी तो पढ़ाता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ अभी। देखो एक पहले ना लाइन मारो, देखो लाइन मारने से बहुत फायदे, यहां पर डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, कोई फायदा हुआ, चलो डायरेक्टिंग देखो आपने पढ़ा था ना क्रो डिटेक्ट्स पर्ल, तो डी से यही आ गया, डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। देखो पहले इसको हिंदी में लिखो, फिर मैं आगे चल पाऊंगा, लिखना जरा। ऑडिटर को माइंड में वो एरिया रखने चाहिए, ऑडिटर को माइंड में वो एरिया रखने चाहिए जहां पर ऑडिट में उसकी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे।
बताओ जब देखो मैं आपको बताता हूं, आपने कभी, आपका कोई सीनियर है जो आर्टिकलशिप कर रहा होता है, आप में से कोई ना कोई जानता होगा, वो ना सितंबर में, मार्च एंड पे सितंबर में रात को 2-2 ढाई बजे घर आते हैं, फिर सुबह 7 बजे फिर पहुंच जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग हो रही है या ऑडिट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ऑडिटर को स्ट्रेटेजी बनाते वक्त वो स्ट्रेटेजी में यही तो सोच रहा है कब कितने लोग चाहिए होंगे, कौन से लोग चाहिए होंगे, हेलो, यही तो वो सोच रहा है। तो यहां पर जब वो ये सोच रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो उसके माइंड में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइम पर, कौन कौन से टाइम पर या कौन कौन से ऑडिट के एरियाज में मेरी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज्यादा लगेगी। बताओ वो कौन कौन से होंगे। टॉस, जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो ज्यादा, या सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री क्या हो रही है, डेवलपमेंट, या फिर सिग्निफिकेंट क्या हो रहे हैं, चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स जो हो रही है। तो टॉस में टी से लिखना पहले। अब देखो कुछ बच्चों ने लास्ट बैच में इसको वॉश कर लिया था, मतलब वी से वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने को टॉस थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने तो वही बताया। तो टी से आप लिखो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में टी को अंडरलाइन कर लेना बेटा, है। देखो ऑडिटर को पता होना चाहिए ना कि यार कौन कौन से ऐसे मैटर है जहां पर मेरी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज्यादा लगेगी। तो बताओ पहला टॉस में, पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन में टी पर लाइन मारो। गुड। अच्छा ओ से अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट, अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट, ब्रैकेट में लिखना ऐसे, चेंज इन द लीगल एनवायरमेंट। यार पेस्टल में लीगल एनवायरमेंट होता था ना, याद है आपको, लॉ से रिलेटेड जो बातें होती थी वो भी बिजनेस को अफेक्ट होता है। एक बात बताओ, पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जीएसटी आया तो बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई। जीएसटी पढ़ लिया अभी, नहीं पढ़ा अभी आपने? चलो अभी जब आएगा जीएसटी तो आपको पता चलेगा ना, मल्टीपल लॉ से मिलकर एक लॉ बनाया गया, क्यों बनाया गया वो सब। तो अगर बताओ बेटा लॉ चेंज जहां जहां पर भी हो रहा होगा वहां पर आपकी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज्यादा ही लगेगी। अच्छा अगला लिखो, क्या लिखोगे, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और इसकी ब्रैकेट में लिखोगे चेंज किस में हो रहा है, इंडस्ट्री रेगुलेशंस में या न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में। ये लिखा हुआ बेटा, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे। अच्छा मुझे लगा कह रहे हैं रिपीट कर दो, ये लो। मैं ये देखता हूं तुम्हारे पास सामने वाली बुक में ये सब लिखा हुआ है। अच्छा पेज आगे पीछे है, लेकिन मतलब फिर भी तुम्हारे को मेहनत ना करनी पड़े, टीचर से ही करवाओ, है ठीक है ना। चेंज इन इंडस्ट्री रेगुलेशन या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर अगला क्या आगे बताओ, टॉस में सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए। तो टॉस समझ आ रहा है आपको, क्या आपको टॉस समझ आ रहा है। देखो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं, दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जानना है, तीसरा आपको वो सब एरियाज भी पता होने चाहिए कहां पर एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स ज्यादा लगने वाली है, और उसके लिए आपने बताया क्या, टॉस में जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है और जहां पर अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट हो रही है, या अगला सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, और अगला सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं इन द एफआरएफ।
चलिए फिर आगे बात करें। अब ये लिखो फिर, देखो इसका ना दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बताता हूं, जब ओल्ड कोर्स था ना बेटा, इससे पहले वाला कोर्स था, तो वहां पर ये सिर्फ 5 हेडिंग्स ही लिखी हुई थी, अंदर की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। पर आप बताओ, आपको अपने कर्मों का पता नहीं है? तो भगवान ने क्या करा, इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेनेशंस भी डाल दी, जिसके लिए मैंने निमोनिक बना के तैयार करे हैं। तो ये पहले जो होते थे फाइनल में होते थे, इंटर में सिर्फ ये 5 हेडिंग होती थी, क्रो, डिटेक्ट, पल्स, हम सीधा सीधा कराते थे, हमारा जीवन भी आसान होता था और बच्चों का भी। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, डी से क्या आ गया, डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, और पर्ल में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और लास्ट अभी बताता हूं। मतलब पहले हमें सिर्फ ये हेडिंग पढ़ानी होती थी, अब इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ानी है। लिख लिया बेटा? ये देखो पर्ल में एक चीज मैं आपको बता दूं, पर्ल में ये देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये दिख रहा है आपको, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। चले मैं मीनिंग समझाता हूं। अच्छा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी याद है? स्टेप नंबर 1 कह रहे स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जो उनके रिजल्ट्स आए, मतलब 220, 220, 210 के जो नतीजे आए थे, आप उन्हें भी ध्यान में रखेंगे। 220, 220, 210 के कि क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या नहीं, याद आ रहा है आपको? क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या नहीं, हम एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, और क्लाइंट ने हमारी सारी शर्तें मानी है या नहीं। आप स्ट्रेटेजी बनाते वक्त उनके जो रिजल्ट्स आए थे उनको भी ध्यान रखोगे, प्लस वो अगर आपने इस क्लाइंट के लिए कुछ अदर एंगेजमेंट परफॉर्म करी हुई है तो उसकी नॉलेज भी आप इसका यूज में ला सकते हो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। देखो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त और आप क्या करो, जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स आए थे, जो बोलना पड़ेगा, जो किसके रिजल्ट्स आए थे? आपको पता है मैं बीच बीच में ऐसा क्यों करता हूं? मेरे को बेटा आदत है घर से शुरू नहीं बेटा, वो काफी बारी ना पढ़ के टूट गया बेचारा। मैं टूटा नहीं, वो टूट गया। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना मजबूत है। वापिस आओ, अब मैं ये करूं तो समझ जाना। अच्छा देखो, हम बात कर रहे थे, नहीं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स, और अगर ऑडिटर ने क्लाइंट का कोई और एंगेजमेंट परफॉर्म करी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, पिछले साल वो उसकी मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व था, कोई भी काम जो आपने क्लाइंट के लिए पहले कभी करा है, आप उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या बनाओगे? ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या बनाओगे? ऑडिट स्ट्रेटेजी। बोलना पड़ेगा, क्या बनाओगे? ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? ये देखो लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड नॉलेज गेन फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट गोज अ लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑडिट स्ट्रेटजी। मतलब उनकी नॉलेज भी यूज करोगे जो अदर काम करे हैं, और जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट आए उनका भी। तो इसके एग्जाम्पल देखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर। आप तो सब में लिख रहे हो ना, आपने तो सब में लिखे, तो ये भी लिखो, आपको आपके कर्मों का पता ही है। अरे आपको मैं पहला लिख लो बस, चलो यार मैं तो शॉर्टकट में लिखवाता हूँ, खुश रहा करो बस, टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई बना लेगा तंदूर पे रोटियां। वापिस आएंगे बेटा। रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, आप बताओ बेटा, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जैसे पिछले साल आपको इंटरनल कंट्रोल में क्या मिली? कुछ डेफिशिएंसीज। पिछले साल आपको इंटरनल कंट्रोल में क्या मिली? कुछ डेफिशिएंसीज। अब उस डेफिशिएंसीज के अगेंस्ट में क्या कोई एक्शन लिए गए या नहीं लिए गए? ठीक है ना? इस साल क्लाइंट ने उन जो पिछले साल आपको इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस दिखी थी, क्या उस वीकनेस को अभी तक दूर करा गया है या नहीं? और उसके अलावा लिखना जरा, यहां पर सेकंड एग्जांपल लिखो। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कहेंगे,
एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कहेंगे फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कहेंगे फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कहेंगे फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? बताया था मैंने आपको, अभी तक मीनिंग नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात नहीं करी मैंने आपके साथ, पक्का? कोई नहीं, अभी कर लेंगे बात। पहले एक बार इस पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कह रहे, स्पेलिंग बताना। इसको ज्ञान की बात पे मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है? पहले ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लें। आप ना ज्ञान की बात में लिख कर रख लो ताकि मैं भूल ना जाऊं बताना आपको। पॉइंट नंबर 16 का नाम लिख दो। क्या मैं बताऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में बताऊं, टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे ना, ठीक है ना? अगर आज टाइम बच गया तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ज्ञान की बात में भी आप लिख के रख लेना, प्रोफेशनल क्या स्केप्टिसिज्म। ठीक है, वापिस आ जाओ, वहीं नहीं रहना। आओ लौट चले, अब लौट चले, ठीक है? अच्छा, पांचवी बात जो उसको कंसीडर करनी है, फिफ्थ बात ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त जो ऑडिटर को क्या करनी है, कंसीडर, वो लिखो आप ये कि भैया मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे और कितने चाहिए होंगे। ये सब ऑडिटर क्या करेगा, लिख कर रखेगा। तो पर्ल में जो आर है ना, इधर रुको, ये देखो क्रो डिटेक्ट पर्ल था ना, इधर पे ये आर से आ जाएगा बेटा, आर से रिसोर्सेस। आर से अपना आ जाएगा क्या, रिसोर्सेस। ये बहुत आसान है, ये आपको आता है। मुझे कब कौन से रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है ना? कब कौन से और कितने रिसोर्सेस चाहिए, ये सब भी ऑडिटर के माइंड में होना चाहिए स्ट्रेटजी बनाते वक्त। क्या आपको समझ आ गया पांचों पॉइंट्स? क्रो डिटेक्ट पल्स समझ आ गया? अब बताओ, हमारा जो मेन चार्ट बन रहा था, उसके अंदर पहला पार्ट क्या था, जल्दी बताओ? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। दूसरा पार्ट क्या था, प्लानिंग एक्टिविटी। और प्लानिंग एक्टिविटी में आपने पहला स्टेप क्या लिखा, एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। अब आएगा सेकंड स्टेप, स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 बताओ इसका नाम क्या रखोगे? ये रहा, डेवलपिंग एंड फाइनली अब प्लानिंग करेंगे हम। पॉइंट समझ रहे हैं आप? फाइनली अब प्लानिंग स्टार्ट होगी। अभी तक तो हमने क्या करा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी और अपनी स्ट्रेटजीज बनाई। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताना। ये रहा, एक बारी ना आपको ये लिखना होगा यहां से, ये हो गया रैप, ये हो गया फैप, ठीक है? जरा सुनना, रैप और फैप तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे ना। रैप क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो कर लिया ना। वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर लगाता है आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए, किसको, रोमम को। कौन से लेवल पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एजर्शन लेवल। घर जाके बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो दिख रहा है, इतना मत पढ़ो, कहीं फर्स्ट आ जाओ, फायदा है। हाँ, मेरे को दिख रहा है मेरा नाम क्या होगा, ये आप मत बताओ, चाइनीज बने पड़े हो। सुनो, मैं आपको बताता हूं, जरा सुनना। ऐसे 300 कहता है
कि ऑडिटर के जो प्लान है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइंस विद द एसएस। यानी मैं आपको लिखवाता हूं, लिखना जरा, ऐसे 300 स्टेट्स, स्टेप 2 का नाम लिख लिया ना आपने, डेवलपमेंट ऑफ क्या, ऑडिट प्लान। तो लिखो जरा, ऐसे 300 स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल, ऐसे 300 स्टेट्स that auditor shall develop an audit plan, auditor shall develop an audit plan that shall include description of, that shall include description of पहला, description of पहला, NTE of rep, NTE of rep, बेटा एनटीई वर्ड आपको याद हो गया ना। दूसरा एनटीई ऑफ फैप, पहला रैप, दूसरा फैप, और थर्ड लिखना अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय अदर एसएस, अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय अदर एसएस। यानी आपके प्लान में क्या क्या लिखा होना चाहिए। फाइनली अब आप प्लान करेंगे, मुझे रैप कैसे करना है, मुझे फैप कैसे करना है, और मुझे अदर प्रोसीजर्स जो अदर स्टैंडर्ड्स ने कहे हैं वो कैसे लगाने। अब आप प्लानिंग कर पाओगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था, आपको मैंने ज्ञान की बातों में एक वर्ड सिखाना था, क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बोलना बेटा वर्ड क्या है? सर ये क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको ना नॉर्मल में पहले हिंदी में बताता हूं, फिर आपको इसके प्रॉपर पूरा बता दूंगा। मतलब देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, ऑडिटर वैसे तो तुम्हें क्लाइंट की बातों पर विश्वास कर चलना है, ऑडिटर वैसे तो तुम्हें क्लाइंट की बातों पर, मजा नहीं आया, ऑडिटर वैसे तो तुम्हें क्लाइंट की बातों पर, लेकिन अगर तुम्हें कुछ मिस स्टेटमेंट वगैरह दिख जाती है तो फिर तुम क्लाइंट की बातों को तब तक मत मानना, आप हर बात पे रीजन पूछना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक ऑडिटर के एटीट्यूड का नाम है, जहां पर ऑडिटर अपना एटीट्यूड बदलकर क्या कहता है, वेयर द ऑडिटर डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जैसे क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपके साथ, मैं वैसे ये आपके लिए नहीं है, नॉर्मल देखो, एक पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करके वैसे चलता है, पर अगर एक बारी बच्चा पकड़ा जाए, फिर आप बताओ, क्रिटिकल असेसमेंट होती है, वेयर ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। फिर आपको हर चीज के लिए क्या देनी पड़ेगी? आप 10 मिनट लेट हो गए, लेट क्यों थे? वही पेरेंट्स जो पहले कुछ नहीं पूछते थे, विश्वास करके चलते थे, पर एक बार आप मेट्रो स्टेशन पे मिल गए उन्हें, उसके बाद उनका नजरिया ही बदल गया, एटीट्यूड ही बदल गया। बस इसी को कहते हैं क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ऐसी बातें तो बड़ी जल्दी समझते हो, मुझे समझानी भी ज्यादा नहीं पड़ती। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? जहां पर ऑडिटर कोई भी चीज, जहां पर ऑडिटर कोई भी चीज क्या नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा। देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड, ये उस एटीट्यूड का नाम है जिसमें आप क्या इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है ना, और आप क्या करते हो, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ सबूत। मतलब आप यहां पर कुछ चीज मान ही नहीं रहे, आप हर चीज से पूछ रहे हो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट पर क्या दिख गया, फ्रॉड। वैसे तो आप मानकर चल रहे थे क्लाइंट सही है और आप उसके अकॉर्डिंग ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्लाइंट के यहां पर इनमें से कुछ भी दिख गया तो आप क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और अलर्ट होते ही आप अपना एटीट्यूड क्या कर लेंगे, चेंज, और आप हर बात पे पूछेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पॉइंट समझ आ रहा है? आज जल्दी क्यों आ गए, आज लेट क्यों आए। मतलब आपको यहां पर आप ये मान लो, चलो रहने दो, अपना हो जाएगा, इधर आ जाओ। ऑडिटर कुछ भी नहीं मतलब वहां पर ऑडिटर कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा
जब तक वो क्या ना करे, जब तक उसका रीजन ना जाने। तो लिखना जरा, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब लिखो, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर, इट रेफर्स टू द एटीट्यूड of an auditor where he does not accept anything, where he does not accept anything without any reasonable justification। ठीक है ना। इट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग, ही इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब वो अब हर बात पे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ही इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। एंड क्रिटिकल असेसमेंट, इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट। अब वो क्रिटिकली असेस करेगा हर चीज को। जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन याद है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो जाती थी। इन्वेस्टिगेशन में भी तो यही होता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। वही ऑडिटर अपना लेगा। वो कब अपनाएगा, कैसे अपनाएगा, वो जब हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 पहले फर्स्ट होता था तो हम उसमें करवाते थे, अब लेकिन इधर आ गया है। ठीक है, चलो ओके बाय।